नमस्कार। मैं हूँ पंचदेव प्रसाद। आज हम हिंदी भाषा के उद्भव और विकास की बात करेंगे। हिंदी भाषा का उद्भव किस तरह से हुआ है, कैसे हुआ है, ये सभी बहुत ही अच्छे तरीके से जानना जरूरी है। जो भी हिंदी साहित्य में रुचि ले रहे हैं उनके लिए भी, जो यूजीसी नेट जेआरएफ जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो हिंदी भाषा के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। हिंदी भाषा के उद्भव की बात करेंगे तो उससे पहले मैं भारत देश की बात करना चाहूँगा। भारत देश को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक उत्तर भारत और दूसरा दक्षिण भारत। उत्तर भारत के जो रहन सहन, संस्कृति और भाषा है वो अलग है, और दक्षिण भारत के जो रहन सहन और संस्कृति, भाषा जो है वो अलग है। इसी आधार पर उत्तर भारत की जो भाषा है उसे आर्य परिवार की भाषा कहा जाता है, और दक्षिण भारत की जो भाषा है वो द्रविड़ परिवार की भाषा कही जाती है। दो तरह की भाषा हो गई, एक आर्य परिवार की भाषा, दूसरा द्रविड़ परिवार की भाषा। उत्तर भारत की आर्य भाषाओं में सबसे प्राचीनतम रूप अगर किसी भाषा का है तो वो संस्कृत का है। ऋग्वेद में संस्कृत के प्राचीनतम रूप मिलते हैं। ऋग्वेद में संस्कृत के सबसे प्राचीनतम रूप मिलते हैं। अब भारतीय आर्य भाषाओं के काल को अगर बांटा जाए तो वो तीन भागों में बटेंगे। पहला, भारतीय आर्य भाषा काल को अगर बांटा जाए तो तीन भागों में बटेंगे। पहला, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। पहला, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। पहला, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, मतलब मैं विभक्त कर रहा हूं भारतीय आर्य भाषाओं का, जिसमें पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, जिसका समय है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक। दूसरा, मध्य भारतीय आर्य भाषा काल, जिसका समय है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। और तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल, जिनका समय 1000 ईस्वी से लेकर अब तक है। यदि आप नोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो कहना चाहूँगा कि पहला, मतलब भारतीय आर्य भाषाओं के काल को अगर मोटे तौर पर तीन भागों में बांटा जाए तो पहला होगा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, जिनका समय है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक। फिर से नोट कर लीजिए, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक। मध्य भारतीय आर्य भाषा काल 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल 1000 ईस्वी से लेकर अब तक। अब प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल की बात करेंगे तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में संस्कृत का काल है। संस्कृत भाषा का यह काल है। संस्कृत भाषा भी इस काल में दो रूप में मिलते हैं, एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। अब वैदिक संस्कृत की हम बात करेंगे तो वैदिक संस्कृत 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 800 ईस्वी तक,
और लौकिक संस्कृत की बात करेंगे तो वो 800 ईस्वी से लेकर 800 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक। फिर से सुन लिया जाए, लौकिक वैदिक संस्कृत की बात करेंगे तो वैदिक संस्कृत 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 800 ईस्वी पूर्व तक का समय वैदिक संस्कृत का है। और लौकिक संस्कृत की बात करेंगे तो लौकिक संस्कृत का समय जो है वो 800 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक है। वैदिक संस्कृत के अंतर्गत जितने भी वेद हैं, चारों वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ आदि की रचना वैदिक संस्कृत के कालों में हुई है। अब लौकिक संस्कृत के काल की बात करेंगे तो इसमें रामायण महाभारत जैसे ग्रंथ लिखे गए हैं और जितने भी महाकवि हुए हैं, चाहे वो कालिदास हो, चाहे वो भास हो, चाहे वो अश्वघोष हो, ये सभी के सभी इसी लौकिक संस्कृत के काल में मिलेंगे। अब आगे बात करना चाहेंगे मध्य भारतीय आर्यभाषा काल की। हालांकि इससे पहले मध्य भारतीय आर्यभाषा काल से पहले प्राचीन भारतीय आर्यभाषा काल की जो विशेषता है उस पर एक बार बात कर लिया जाए तो इस काल की भाषा जो थी वो योगात्मक थी, शब्दों में धातु रूप निश्चित थे, सुरक्षित थे, भाषा में संगीतात्मकता थी, पदों का स्थान निश्चित नहीं था, शब्द भंडार में तत्सम शब्दों की प्रचुरता थी। अब आगे बात करेंगे फिर से मध्य भारतीय आर्यभाषा काल की। मध्य भारतीय आर्यभाषा काल में 3 भाषाएं विकसित हुई हैं। पहला पाली भाषा। पाली भाषा का समय है 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक। पाली भाषा का समय है 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक। और प्राकृत भाषा का समय दूसरा जो है वो प्राकृत भाषा है। प्राकृत भाषा का समय है 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक। और अपभ्रंश भाषा का समय तीसरा अपभ्रंश भाषा, जिसका समय है 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। पाली को मागधी भाषा भी कहा जाता है और यह बौद्ध धर्म की भाषा रही है। बौद्ध धर्म के जितने भी साहित्य लिखे गए हैं, मतलब बौद्ध साहित्य जितने भी लिखे गए हैं सभी के सभी पाली भाषा में लिखे गए हैं। बहुत सारी जगहों पर आप बौद्ध धर्म और पाली के बारे में पढ़ते होंगे, जानते होंगे। हालांकि जितने भी साहित्य लिखे गए हैं सब के सब पाली भाषा में लिखे गए हैं। त्रिपिटक की बात होती है, त्रिपिटक जिसके अंतर्गत सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक आते हैं। ये तीनों बौद्ध धर्म के ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। अब दूसरी बात करेंगे प्राकृत भाषा की। तो प्राकृत भाषा बोलचाल की भाषा थी और बोलचाल की भाषा होने के कारण यह पंडितों में प्रचलित नहीं थी। संस्कृत नाटकों में जो भी अधम पात्र होते थे, नीच पात्र होते थे, उनके लिए इस बोली का प्रयोग किया जाता था। हालांकि जैन साहित्य का संबंध प्राकृत भाषा से है। जैन साहित्य सभी प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं और प्राकृत भाषा के भी 5 भेद हैं। पहला शोरसेनी प्राकृत, दूसरा पैशाची प्राकृत, तीसरा महाराष्ट्री प्राकृत, चौथा अर्धमागधी प्राकृत, 5वां मागधी प्राकृत। अब हम अपभ्रंश की बात करेंगे। अपभ्रंश भाषा का प्रयोग 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक हुआ है। इस भाषा को अबहट, देश भाषा, देसी भाषा आदि अनेक नामों से पुकारा गया। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है जो गिरा हुआ है, जो बिगड़ी हुई भाषा है। जब भाषा का रूप सुसंस्कृत न रहकर बोलचाल का सामान्य रूप हो जाता है तो पंडितों की दृष्टि में वह भाषा बिगड़ी हुई मानी जाती है और तब उसे अपभ्रंश की संज्ञा दी जाती है। हालांकि भले ही यह बिगड़ी हुई भाषा थी, लेकिन विद्यापति के
जो ग्रंथ हैं कीर्तिलता, कृति पताका, उसमें इस भाषा को सबसे मीठे भाषा, मतलब ये दोनों रचना अपभ्रंश में ही रची गई है। हालांकि उनके लिए अपभट्ट शब्द था, अपभट्ट, तो उनके लिए सबसे मीठी भाषा है अपभट्ट मतलब अपभ्रंश। मैं सुनाना चाहूंगा, ये देखिए, विद्यापति पदावली राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित है। इसके पेज नंबर 16 पर जाएं। पेज नंबर, ये मतलब लोक भारती प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है, तो पेज नंबर 16 पर जाया जाए। उसमें लिखा हुआ है कि देसिल बैना सब जन मीठा, देसिल बैना सब जन मीठा, ते तैसन जंपो भट्ठा। देसी भाषा सभी को मीठी लगती है, यही जानकर अपभट्ट भाषा में मैंने रचना की है। ये कीर्तिलता के संबंध में कहते हैं। कीर्तिलता के प्रथम पल्लव में कवि ने इस बात का जिक्र किया है, जो इस किताब में भी जिक्र है। अब अपभ्रंश भाषा का प्रारंभ बहुत सारे व्यक्ति अलग अलग मानते हैं। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी की किताब है हिंदी भाषा का उद्गम और विकास। वे उसमें 700 ईस्वी से अपभ्रंश भाषा की शुरुआत मानते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह, जो कि हिंदी साहित्य के बहुत बड़े आलोचक हैं, डॉक्टर नामवर सिंह ने अपने ग्रंथ हिंदी भाषा के विकास में अपभ्रंश का योगदान में अपभ्रंश का जन्मकाल 700 ईस्वी स्वीकार किया। वहीं भोलानाथ तिवारी 500 ईस्वी मानते हैं। अब अपभ्रंश की बात करेंगे तो अपभ्रंश भी कई भागों में बटा हुआ है। मैं 6 भागों की बात करूंगा। डॉक्टर नगेंद्र एवं डॉक्टर हरदयाल द्वारा संपादित पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में पेज नंबर 6 पर आप जाए तो अपभ्रंश 6 भागों में विभक्त है। पहला है शौरसेनी अपभ्रंश, जिसके अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती आते हैं। दूसरा है पैसाची अपभ्रंश, जिसके अंतर्गत लहंदा, पंजाबी आते हैं। तीसरा है ब्राचड़, जिसके अंतर्गत सिंधी आते हैं। चौथा है महाराष्ट्री, जिसके अंतर्गत मराठी आते हैं। पांचवा है मागधी, जिसके अंतर्गत बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया आते हैं। और छठा है अर्धमागधी, जिसके अंतर्गत पूर्वी हिंदी आते हैं। अब मैं बात करूंगा कि हिंदी भाषा की जो जननी है, लोग तो कहते हैं कि संस्कृत से जन्म हुआ, लेकिन अगर क्रमिक विकास को देखें तो हिंदी भाषा की जननी अपभ्रंश ही है। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जिक्र मैं इसलिए करना चाहूंगा कि चंद्रधर शर्मा ने शुरुआती मतलब अंतिम के जो अपभ्रंश थे उसको पुरानी हिंदी की संज्ञा दी है, पुरानी हिंदी का दर्जा उन्होंने दिया है। जो अंतिम के अपभ्रंश मतलब अंतिम समय के जो अपभ्रंश थे, मान लीजिए कि 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक है। कुछ लोग 1000 ईस्वी नहीं मानते बल्कि 1200 ईस्वी मानते हैं अपभ्रंश के समाप्ति का काल, मतलब उनके मृत्यु का काल। तो इस तरह के बीच में जो हिंदी का विकास हुआ था, इस तरह के अपभ्रंश को उन्होंने पुरानी हिंदी की दर्जा दी है, और वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब मैं कहना चाहूंगा कि शौरसेनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और मागधी से बिहारी, बिहारी सिर्फ बिहारी, और अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, मतलब इन सभी भाषाओं से हिंदी का जन्म हुआ है। इस तरह से स्पष्ट है कि हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के शौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी रूपों से हुआ है, जिसमें पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी और पूर्वी हिंदी के रूप शामिल हैं। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।